आज हम लोगों को क्या देखना है? रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G। ठीक ना? E को हम लोग यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं और G को हम शियर मॉडुलस भी कहते हैं। ठीक है? एक्चुअली सिलेबस में आपके अगर देखें तो एक टॉपिक दिया हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक ना? तो इलास्टिक कांस्टेंट अभी तक हम लोगों ने देखे हैं, कितने मिले हैं हमें? एक तो हमें यंग्स मॉडुलस मिला है, एक शियर मॉडुलस मिला है और एक बल्क मॉडुलस मिला है। ठीक ना? तो यही तीन इलास्टिक कांस्टेंट हैं जिनके बीच हमें रिलेशनशिप निकालना है। इसके पहले हमने एक रिलेशनशिप आपको ऑलरेडी निकाल कर दिया है बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। कल हम लोगों ने निकाला था E और K के बीच में रिलेशन, और आज हम लोग किसके बीच देखने वाले हैं? E और G के बीच क्या रिलेशन है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप निकालने के लिए मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है। हमने एक स्क्वायर एलिमेंट लिया है। स्क्वायर एलिमेंट है आपका ABCD, जिसका साइड कितना है भाई? A, स्मॉल a हमने स्क्वायर का साइड लिया है और इस पर एक शियर फोर्स P अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस शियर फोर्स के कारण इस नीचे वाले पार्ट को मैंने फिक्स कर दिया है, तो मूवमेंट किसका होगा? ऊपर वाले पार्ट का। तो ये इसमें डिफॉर्मेशन आएगा और ये C क्या बन गया है? C डैश, और D क्या बन गया है? E बन गया। कुछ इस तरह का शेप आ गया। तो स्टार्टिंग में स्क्वायर था हमारा ABCD और बाद में ये डिस्टॉर्ट होकर क्या बन गया है? ABC डैश E। जब शियर फोर्स अप्लाई हुआ तो हमारा स्क्वायर यहां से इसमें बदल गया। क्लियर है ना? रिलेशनशिप निकालने के लिए हमने क्या किया है, जो नया हमें डायगोनल मिल गया है E से लेकर के B तक, इस डायगोनल के ऊपर हमने D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। ठीक है, हम क्या ड्रॉप कर रहे हैं? एक परपेंडिकुलर DF परपेंडिकुलर टू BE। हम इस डायगोनल के ऊपर एक क्या डाल रहे हैं? परपेंडिकुलर, और इस तरीके से डाल रहे हैं कि क्या हो रहा है? BD इज इक्वल टू BF, BD इज इक्वल टू FB, F टू B। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? परपेंडिकुलर यहां से ऐसे डाला गया, क्या मतलब है? मतलब है, जरा ध्यान से देखिए, पहले वाले का जो डायगोनल था, स्टार्टिंग में जो स्क्वायर था उसका डायगोनल कुछ ये था। ठीक है, और बाद में जब शियर फोर्स अप्लाई हुआ तो ये D यहां शिफ्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ E। तो हमने ऐसे डाला कि ये दूरी और ये दूरी क्या रहे? इक्वल रहे। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं भाई? ध्यान रहे, जब हम चेंज इन डायगोनल देखेंगे तो चेंज कहां से कहां तक हो गया है? B से लेकर के E तक नया डायगोनल बन गया, और शुरुआत में कितना था? B से D था। तो दोनों को कंपेयर करने के लिए हमने BD के बराबर क्या ले लिया है? FB को ले लिया। बात समझ में आ रहा है? यानी यहां से यहां और यहां से यहां की दूरी को क्या रखा है? सेम रखा है। इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कि ये दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। बात समझ में आ रही है ना? यहां पर ये जो फाई है ये क्या है? हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, चेंज इन 90 डिग्री, डिफॉर्मेशन इन एंगल इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। तो फाई को हमने शियर स्ट्रेन माना है। ठीक है, जो नया हमारा डायगोनल मिला उस डायगोनल पर हमने D से एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ताकि DB FB के क्या हो जाए? इक्वल। हाँ, वापस देखो, नहीं समझ में आ रहा फिर से देखो। इधर देखो, शुरुआत में आपका डायगोनल क्या था भाई? डिस्टॉर्शन से पहले BD था,
बाद में जब शियर फोर्स अप्लाई हुआ तो आपका डायगोनल क्या हो गया, ईबी हो गया। ठीक है, हमने यहां से यहां परपेंडिकुलर, अच्छा एक चीज और जानो, ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है किसके अंदर हो रहा है, विद इन इलास्टिक लिमिट। तो ये डिफॉर्मेशन क्या है, बहुत ही छोटा है। ठीक ना, अब ध्यान दो, डिफॉर्मेशन तो हमारा इसमें आया ना, डिफॉर्मेशन के बाद डायगोनल ईबी बन गया है। ठीक ना, तो अगर हम डायगोनल में निकालते हैं स्ट्रेन, स्ट्रेन इन डायगोनल, तो ये क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन डायमेंशन अपॉन, और यही तो होता है हमारा। अब देखो जरा, चेंज इन डायमेंशन कितना चेंज हुआ, तो चेंज तो इतना ही हुआ ना, ये। अब इसीलिए हमने क्या किया कि डीएफ और एफबी को क्या रखा, सेम रखा। सपोज करो यहां से यहां तक ये 10 सेंटीमीटर था, ठीक है, तो हमने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप किया कि यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी रहे, 10 सेंटीमीटर ही रहे। क्यों भाई, जब हम चेंज निकालेंगे तो चेंज कितना हो जाएगा, जरा ध्यान देखें, ई चेंज डायगोनल में हो रहा है ना, तो ई बी माइनस बी एफ बी, दिस माइनस दिस, क्योंकि ये तो इतना ओरिजिनल पहले से था ही। बात समझ में आ रही है, इतना डायगोनल तो ओरिजिनल पहले से था ना, इसके बराबर, बीडी के बराबर। तो चेंज कितना हुआ, सिर्फ यही तो हो रहा है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ईएफ। अब मतलब समझ में आया, पहले स्क्वायर था, बाद में डायगोनल थोड़ा सा क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक ना, तो हम पहले के बराबर ही ये ले रहे हैं, जो नया डायगोनल बना उस पर हमने बीडी के बराबर लेंथ को क्या कर लिया, कट कर लिया, ताकि बीडी की लंबाई को हम इस लंबाई से क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। बात समझ में आ रही है, इसीलिए हमने डी से एफ क्या किया है, डीएफ एक परपेंडिकुलर डाला है किसके ऊपर, बीई के ऊपर। जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और परपेंडिकुलर इस तरीके से डाल रहे हैं ताकि बीडी किसके बराबर हो जाए, ध्यान रहे, बीडी जो है पुराना डायगोनल था, बीडी क्या था, पुराना डायगोनल था, और ये जो एफबी है ये नए डायगोनल का हिस्सा है। एफबी किसका हिस्सा है, नए डायगोनल का हिस्सा है। ठीक ना, चूंकि सिस्टम डिस्टॉर्ट हो चुका है तो अब हमारा इसके साथ रिलेशन नहीं रहा, बट दूरी हमको यही लेके चलना पड़ेगा, रेफरेंस हमको यही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे डीबी और बीडी कितना है, इतना ही होगा ना, स्क्वायर का साइड कितना है, ए, तो डायगोनल कितना होगा, √2 इंटू ए। बात समझ में आ रही है, तो आखिर इस चीज को हम इसमें इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया, जितना डीबी था या बीडी था उतना ही हमने क्या ले लिया, एफबी ले लिया। आप कहेंगे सर बराबर कैसे होगा, होगा, इसके लिए कंसिडरेशन क्या है कि डिफॉर्मेशन क्या है, बहुत ही इन द सच अ वे कि ये और ये दोनों मिलकर क्या हो जाए, दोनों का साइज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर ये बड़ा डिफॉर्मेशन होता तो हम ये कंसिडर नहीं करते, बट ये सारा खेल विद इन इलास्टिक लिमिट हो रहा है, इसलिए हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, सो बीडी और डीएफ क्या हो गया, इक्वल। ठीक है, अब अगर हम निकालें स्ट्रेन इन डायगोनल, कितना हो जाएगा, डायगोनल बीडी, बीडी डायगोनल में कितना स्ट्रेन डेवलप होगा, तो स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन, शुरुआत में कितना था भाई, बीडी था, और बाद में चेंज होकर कितना हो गया है, बीई हो गया है, तो चेंज कितना हुआ, बीई माइनस बीडी लिख सकते हैं। ठीक है, और अब बीडी को किसके बराबर लिख देंगे, अब समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं,
देखिए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितना है, ठीक है। लेकिन जरा ध्यान से देखें कि क्या बीडी और बी एक ही लाइन पे है, नहीं है ना, इसीलिए जितना बीडी है उतना ही हमने उसको किसके बराबर ले लिया, एफ बी के बराबर ले लिया, ताकि एफ बी को इसमें से क्या कर सके, माइनस कर सके। नाउ देखेंगे बीई, यही था ना, बीई माइनस बीडी को क्या लिख सकते हैं, एफ बी अपॉन, और बीडी, बीडी को सिंपली हम लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू ए, बीडी को लिख सकते हैं, बिकॉज बीडी क्या है, डायगोनल है, और एक स्क्वायर का डायगोनल है, और स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ है अभी, ए दिया हुआ है, तो डायगोनल हमारा √2 इंटू ए, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया क्या, स्ट्रेन इन द डायगोनल। नाउ ध्यान से देखें, इस बी को क्या लिख सकते हैं, इस बीई को क्या लिख सकते हैं, और ये इधर क्या है हमारा एफ बी, एफ बी को क्या लिख सकते हैं, बीई बी टू ई, बी, अच्छा बीई माइनस बी एफ को क्या लिख सकते हैं भाई, ई एफ लिख सकते हैं अपॉन √2 इंटू ए, क्लियर है, इतना ही डिस्टेंस तो बचा। अब जरा देखें ईएफ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे भाई, हमारे पास जो चीज गिवन है वो सिर्फ ए है, साइड ऑफ स्क्वायर, इसके अलावा हमें और कोई चीज मालूम है नहीं, तो हमें सभी चीजों को किसके टर्म में ले जाना होगा, ए के टर्म में लेके जाना होगा, क्लियर है। कैसे ले जाएंगे भाई, हम भी फिर से मानेंगे, सिंस deformation is within elastic limit, हम मान सकते हैं df is equal to ef। ध्यान से देखें, डिफॉर्मेशन बहुत छोटा है, तो हम ये ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड क्या मान सकते हैं, इक्वल मान सकते हैं, किसके लिए, विदिन इलास्टिक लिमिट के लिए। उस केस में जरा ध्यान से देखें, ये एंगल 90 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 45। बात समझ में आ रही है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो डिफॉर्मेशन है वो क्या है, बहुत ही छोटा है, तभी हम इनको इक्वल मान सकते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं मान सकते। दैट इज एंगल कितना हो जाएगा, डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल एफ डी ई इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है, ये एंगल भी 45 और ये एंगल भी 45। अब जरा देखें, हमें निकालना क्या है भाई, क्या निकालना है, ईएफ निकालना है ना। इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन सा बताएं, ई डी एफ, हमको क्या चाहिए भाई, ईएफ चाहिए, ईएफ चाहिए, तो बताइए क्या किसके टर्म में ले लें, cos 45। अगर इस ट्रायंगल में हमको क्या निकालना है, ईएफ निकालना है ना, तो cos 45 लेंगे तो कितना आएगा बताइए, ईएफ अपॉन ईडी, बी बाई, अगर दिस एंगल इज 45, तो बी एच कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया ईएफ और कर्ण हो गया ईडी, ठीक है। सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ईएफ इज इक्वल टू ईडी कॉस 45। तो क्या आपको ईडी मालूम है,
ईडी मालूम है क्या? नहीं। तो अब हमको फिर से क्या फाइंड करना पड़ेगा? अंततः हमें, मैंने क्या कहा, मालूम क्या है? ए मालूम है, साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये सारा खेल किस लिए हो रहा है? ताकि हम फिर से इनको किसके टर्म में लिख सकें? ए के टर्म में लिख सकें। ठीक है ना? अब हमारा मकसद है क्या फाइंड आउट करना भाई ना? इसके लिए हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई। अब देखिए ए डी ई में ए डी क्या है? ए डी इज इक्वल टू ए, ए डी इज द साइड ऑफ स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है? ए हो जाएगी। नाउ देखें ए डी टेन थीटा लेंगे, टेन फाई लेंगे। क्यों लेंगे भाई टेन फाई? भाई क्यों लेंगे? क्योंकि हमें निकालना क्या है? ईडी। इस ट्रायंगल में ए डी ई में ईडी निकालना है, ठीक ना? और ये वाला हमको पता है, इसीलिए हम साइन कॉस 10 में वो क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे जिसमें ये दोनों आती हो। तो 10 में p बाई बी, p में ये आ जाएगा और b में ये आ जाएगा। 10 फाई इज इक्वल टू p ईडी अपॉन एडी, दैट इज ईडी अपॉन ए। एडी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए लिख सकते हैं, और ईडी इज इक्वल टू ए 10 फाई। ईडी की वैल्यू आ गई। अब इस ईडी की वैल्यू को हम यहां पुट कर सकते हैं, ठीक ना? तो ये कितना हो जाएगा? ईडी आ गया। सॉरी, हमें निकालना क्या था भाई? हम तो ये निकाल रहे थे ना, और ईएफ को हमने इतना लिखा था ईडी कॉस 45, और ईडी की वैल्यू आ गई इतनी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ईडी की जगह पुट कर दे ए 10 फाई इंटू कॉस। ये किसकी वैल्यू आई है? EF इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आई है दिस इज द वैल्यू ऑफ EF, ए 10 फाई इंटू कॉस 45। ये वैल्यू जब हम यहां पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? स्ट्रेन इन डायगोनल BD। देखें स्ट्रेन इन डायगोनल BD, इट इज EF, और EF की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है यहां पे। बताइए कितना आया है? ए 10 फाई इंटू कॉस 45 अपॉन √2 ए। देखेंगे स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? ए 10 फाई कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, और नीचे ऑलरेडी कितना है? तो नीचे कितना हो जाएगा? 2। सो इट इज 2 इंटू ए, और A टू A दैट इज 10 फाई बाई 2। क्लियर है? एज फाई इज वेरी स्मॉल। 10 फाई की वैल्यू कितनी होगी? 10 फाई की वैल्यू 5। जब फाई बहुत छोटा होगा तो 10 फाई की वैल्यू सिर्फ क्या रह जाती है? 5 रह जाती है। दैट इज एज फाई इज वेरी स्मॉल 10 फाई इज इक्वल टू, इसलिए स्ट्रेन इन डायगोनल कितना हो जाएगा? डायगोनल BD कितना हो जाएगा भाई? 5/2। स्ट्रेन इन डायगोनल कितना हो गया? 5/2। ना पहले ये तो स्ट्रेन आया, अभी इसमें ना तो कहीं हमें शियर मॉडुलस दिख रहा है और ना ही यंग्स मॉडुलस दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो मेन एम था वो क्या निकालना था? यंग्स मॉडुलस और शियर मॉडुलस के बीच रिलेशनशिप। तो अब हम लोग इसमें उन दोनों को इंट्रोड्यूस करेंगे।
ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले जी हमने पहले सीखा है, जी क्या होगा, शियर मॉडुलस, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ठीक ना, शियर स्ट्रेस अपॉन दैट इज टाउ अपॉन फाई, यही होता है। अब शियर स्ट्रेस इज द रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। टाउ की वैल्यू को हम किसके बराबर ले लें, पी के बराबर ले सकते हैं, शियर फोर्स, ठीक ना। सो इट इज पी अपॉन, और सिंपली हम लोग टाउ भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फाई कितना है भाई, यहां से अगर आप फाई निकालें, फाई इज इक्वल टू टाउ बाई क्या ले सकते हैं, टाउ अपॉन जी। नाउ देन स्ट्रेन इन डायगोनल बीडी कितना था, 5/2, फाई की वैल्यू कितनी आई है, टाउ बाई 2g, क्लियर है। स्ट्रेन इन डायगोनल कितना हो गया, टाउ अपॉन 2g, क्लियर है। हाँ 2g क्यों, ऊपर देखो जरा, स्ट्रेन इन डायगोनल कितना था, 5/2 था, और फाई की वैल्यू कितनी है, टाउ बाई जी। तो यहां टाउ बाई जी पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, टाउ बाई, दैट इज द टाउ बाई 2g। तो इसमें एक चीज इंट्रोड्यूस हो चुका है, शियर मॉडुलस, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या नहीं दिख रहा है, यंग्स मॉडुलस। तो अब यंग्स मॉडुलस को पकड़ के ले आते हैं ताकि दोनों के बीच रिलेशनशिप मिल सके। टेक इज दैट इक्वेशन नंबर 1। अब देखें थोड़ा सा, फिर से आपका यूज होगा लीनियर कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन। ध्यान से समझेंगे, ये थोड़ा टिढ़ा है, लेकिन अगर आपने लीनियर और लेटरल को सही से पकड़ के रखा है तो कहीं समस्या नहीं आएगी, ठीक ना। लीनियर स्ट्रेन क्या था, स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड, और लेटरल स्ट्रेन क्या था भाई, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाइड लोड की दिशा से 90 डिग्री की दिशा में जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसे ही हम लोगों ने क्या कहा। फिर हम लोगों ने, याद है, हमने टोटल स्ट्रेन निकाला था, हर डायरेक्शन के लिए क्या निकाला था, टोटल। अब जरा इसी कॉन्सेप्ट को अगर आपने वहां सीखा है तो उसको यहां यूज करना है। ध्यान से देखें, पहले मैं क्या बताने जा रहा हूं। ये जो शियर फोर्स पी लग रहा था, ये जो शियर फोर्स पी लग या शियर लोड जो लग रहा था, इसके कारण इस डायरेक्शन में क्या हुआ, एलोंगेशन हुआ। लेकिन जरा ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन क्या हो गया, ये जो डायगोनल है ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। इसका मतलब है कि जब भी शियर फोर्स लगेगा तो एलिमेंट के ऊपर एक डायगोनल में एलोंगेशन होगा, यानी इस शियर फोर्स का इफेक्ट इस डायरेक्शन में कैसा है, एलोंगेटिंग है, जबकि इस डायरेक्शन में कैसा है, कॉन्ट्रैक्टिंग है, कंप्रेसिव फोर्स। बात समझ में आ रही है, यहां कोई टेंसाइल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई कंप्रेसिव फोर्स, लेकिन इस शियर लोड के कारण यहां पर दो तरह की चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। एक डायगोनल एक्सटेंड हो रहा है और दूसरा डायगोनल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जिधर एलोंगेशन हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि उस डायरेक्शन में इस शियर फोर्स का जो इफेक्ट है वो कैसा है, एलोंगेटिंग है। और जिस डायरेक्शन में जिस डायगोनल के अलोंग डायगोनल कम हो रहा है, इसका एक ही मतलब है कि इसका जो इफेक्ट है इस डायगोनल की तरफ वो कैसा नेचर का है, कॉम्प्रेसिव नेचर का है। तो हम इसके इफेक्ट को दोनों साइड में देख सकते हैं, इस डायगोनल के अलोंग और इस डायगोनल। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा इस चीज को बहुत माइन्यूटली समझना होगा। ये जो फोर्स लग रहा है, ना तो ये टेंसाइल फोर्स है और ना ही ये कॉम्प्रेसिव, ये तो शियर फोर्स है भाई।
शियर लोड है ना, पकड़ के रखना, ये क्या है, शियर। लेकिन इसका जो इफेक्ट है, इस शियर लोड का, शियर फोर्स का जो इफेक्ट है वो दोनों डायगोनल में अलग अलग है। जिस डायगोनल में लंबाई बढ़ रही है वहां इस शियर फोर्स का इफेक्ट कैसा है, टेंसाइल फोर्स की तरह। और जिस डायगोनल में लंबाई कम हो रही है, डायगोनल का साइज कम हो रहा है, वहां पर इस शियर फोर्स का इफेक्ट किसके जैसा है, कंप्रेसिव फोर्स के जैसा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ जी। अब जरा ध्यान से देखो, इधर एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इधर एक कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसको P कर देते हैं, P टेंसाइल एंड P, इसका इफेक्ट इस डायगोनल की तरफ टेंसाइल है और इस डायगोनल की तरफ कंप्रेसिव है, ठीक है। ध्यान से देखना, सबसे पहले अगर हम इसको कंसिडर करें टेंसाइल वाले को, तो इस डायरेक्शन में ये कौन सा डायरेक्शन है भाई, B, एंड इस BD के डायरेक्शन में इस फोर्स के कारण, टेंसाइल फोर्स के कारण कौन सा स्ट्रेन डेवलप होगा, कौन सा स्ट्रेन डेवलप होगा, लीनियर। अप्लाइड लोड की दिशा में जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं ना। तब जरा देखो, इधर इसके कारण जो होगा वो क्या होगा, लीनियर। कितना होगा भाई, P बाई E, क्लियर है ना। अब जरा देखो, इस एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स था वो कौन सा था भाई, कॉम्प्रेसिव इन नेचर था, ठीक ना। इसके कारण इस दिशा में जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो कितना होगा, बताइए, माइनस P अपॉन E। अरे म्यू कहां से आ गया भाई, मैंने कहा ना बहुत माइन्यूटली समझना होगा, फिर थोड़ा सा टॉपिक से भटक रहे हैं, वापस आओ फिर से। ध्यान से देखो, इस P के दो इफेक्ट हैं, इस P के अंदर, इस शियर फोर्स के अंदर दो फोर्स छुप रहे हैं। एक वो जो एक डायगोनल को क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, और एक वो जो एक डायगोनल को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो जो फोर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा वो कॉम्प्रेसिव फोर्स होगा ना, और जो लोड एलोंगेट कर रहा होगा वो टेंसाइल फोर्स होगा ना। तो आपको इसको एक नहीं, इसके अंदर कितने लोग छुपे हुए हैं, दो, ठीक है। अब देखो, इधर जो छुपा हुआ है वो टेंसाइल नेचर का है, और इधर जो छुपा हुआ है वो कैसा नेचर का है, कॉम्प्रेसिव नेचर का है। तो इधर जो फोर्स है वो कितना है, स्ट्रेस जो है वो कितना है, P बाई E। बात समझ में आ रही है? जो इस तरफ जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है वो कितना है, P बाई E, और इधर जो डेवलप हो रहा है वो भी कितना है, P बाई E। बट अंतर क्या है दोनों में, ये टेंसाइल का है और ये कॉम्प्रेसिव का। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो समझो इसको, ये जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा था ये इसको दबा रहा था, जब ये इसको दबाएगा तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, समझो फिर से, पहले एक फोर्स को पकड़ के देखो, ये जो टेंसाइल फोर्स, ऐसे समझो, ध्यान से निकल गया सब कुछ, सिग्मा 1 सिग्मा 2। मैंने कहा था कि एक बार में सिग्मा 1 सिग्मा 2 को ना देखो, पहले एक बार सिग्मा 1 की कारण क्या हो रहा है वो देख लो, उसके बाद हम सिग्मा 2 को पकड़ेंगे, ठीक ना। जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले सिग्मा 1 को पकड़ के देखो क्या हो रहा है। सिग्मा 1 की दिशा में जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो कितना होगा भाई, स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा 1, क्लियर है, बताइए कितना होगा, सिग्मा 1 बाई E इन x डायरेक्शन, ठीक है। इसी के कारण y डायरेक्शन में कितना होगा, माइनस म्यू, यही होगा ना,
अब देखो, अब तुरंत समझ में आएगा, ये चीज समझ में आई। अब इसको भूल जाओ, अब किसके कारण देखेंगे हम, स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा 2। सिग्मा 2 के कारण इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, इन वाई सिग्मा 2/, क्लियर है। और सिग्मा 2 के कारण ही किस डायरेक्शन में देखें, एक्स डायरेक्शन में। तो ये कितना आएगा, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ, ठीक है, बात समझ में। अब जरा टोटल स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में बताओ क्या होगा। टोटल का मतलब बिकॉज ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 दोनों के कारण एक्स में कितना होगा, इसके कारण एक्स में कितना था भाई, सिग्मा 1/e, और इसके कारण एक्स में कितना था। ये चीज पकड़ के रखना है, नहीं तो गलतियां हो जाएंगी, ठीक है। अब चलो, ये चीज समझ में आई, यहां आओ, ध्यान दो। इस डायरेक्शन में लग रहा है सिग्मा 1 विच इज टेंसाइल इन नेचर, और इस डायरेक्शन में जो लग रहा है ये कौन सा लग रहा है, विच इज कॉम्प्रेसिव इन, क्लियर है। फोर्स अभी भी दो है, बट एक टेंसाइल नेचर का है और एक, कहेंगे सर कैसे, तो ये चीज, ये शियर स्ट्रेस कर रहा है, इसी के कारण एक डायगोनल लंबा हो रहा है और एक डायगोनल क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो जिधर लंबा हो रहा है उधर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, और जिधर छोटा हो रहा है उधर कौन सा लग रहा है, कॉम्प्रेसिव। अब हमें सिर्फ अलोंग बीडी निकालना है, तो बीडी यही है ना, तो इसके अलोंग एक स्ट्रेन आएगा टेंसाइल फोर्स के कारण, आएगा ना। लेकिन जो इधर से दबा रहा था सिग्मा 2, उसका इधर लेटरल भी तो होगा, एक तो फोर्स की डायरेक्शन में और एक फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जो सिग्मा 2 का, ये देखिए, ये जो लाइन ऑफ एक्शन हो गया ये फोर्स की डायरेक्शन में हो गया, और ये जो डायरेक्शन है बीडी का, ये कितना एंगल है जी, बात समझ में आ रही है। तो एक तो टेंसाइल के कारण इस डायरेक्शन में आएगा, और एक इधर जो कंप्रेसिव लग रहा है इसका कौन सा सेक्शन काम कर रहा होगा इधर, लेटरल वाला, क्योंकि लीनियर तो इसी लाइन के अलोंग रहेगा ना, अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, तो इसका लीनियर इसी में रहेगा, लेकिन इसका लेटरल बीडी की दिशा में लग रहा होगा। तो बीडी की दिशा में कुल कितने स्ट्रेन हो गए, पहला जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है एक तो उसके कारण आएगा, ठीक है, और उसके कारण कौन सा आ रहा होगा, लीनियर आ रहा होगा, क्योंकि उसी दिशा में टेंसाइल फोर्स लग रहा है। लेकिन दूसरे डायगोनल की तरफ जो फोर्स लग रहा था इसका नेचर कैसा था, कॉम्प्रेसिव था, उसका कौन सा कंपोनेंट इसके अलोंग होगा, लेटरल होगा। ये बात समझ में आ रही है, हाँ जी। तो आप बताओ, अब ये कथा मिटा दूं, ये सब पहले क्यों सिखाया, क्योंकि इन सब की जरूरत मुझे यहां थी। अगर मैं आपको 2 डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं बताता तो ये घुसता ही नहीं दिमाग में, कितना भी कर लेते हो क्या रहा, ये कथा समझ में नहीं आती। ना हम क्या लिख रहे हैं, टोटल स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ बीडी along total strong strain ठीक है, टोटल स्ट्रेन निकाल रहे हैं। इसका क्या मतलब है भाई, पहला तो इधर जो टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा उसके कारण स्ट्रेन लिखेंगे, ठीक ना। तो जरा बताइए, इधर जो फोर्स लग रहा था इसके कारण टेंसाइल स्ट्रेन कितना होगा, P/E, और सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं, τ/E, बिकॉज P इज इक्वल टू टाउ, ठीक है, τ/E, क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। तो ये किस दिशा में हो गया, टेंसाइल फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा था उसके कारण ये लीनियर स्ट्रेन हो गया। अब हमें लीनियर नहीं लिखना है,
हमें कौन सा फोर्स देखना है भाई, जिसका नेचर क्या है, कॉम्प्रेसिव है। टेंसाइल को कॉम्प्रेसिव से कैसे अलग करें, साइन क्या कर दें, चेंज कर दें। इसी के आगे यदि मैं माइनस साइन लगा दूं तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेसिव हो जाएगा। अभी ये टेंसाइल है, ठीक ना। चलो टोटल स्ट्रेन निकालना है, प्लस, ठीक है, प्लस इधर के कारण कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना था भाई, अगेन P बाई ई, लेकिन इस बार क्या लेंगे, माइनस P बाई ई। ये बात समझ में आ रही है। तो माइनस म्यू इंटू माइनस P की जगह हम क्या ले लें, टाउ बाई ई। हाँ जी, समझ में आ रहा है, समझ में आई बात। फिर से देखो एक बार, टाउ बाई ई एलोंगेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है, उधर जो टेंसाइल फोर्स लग रहा था उसके कारण स्ट्रेन डेवलप हुआ, ठीक ना। लेकिन इसी बीडी के डायरेक्शन में जो इस दिशा में कंप्रेसिव फोर्स था, उसका लेटरल भी काम कर रहा होगा। तो कंप्रेसिव फोर्स कितना था भाई हमारा, कंप्रेसिव स्ट्रेस टाउ अपॉन माइनस टाउ अपॉन ई, ठीक ना। माइनस टाउ अपॉन ई क्या हो गया, कंप्रेसिव हो गया। अब इसके कारण उधर लेटरल कितना होगा, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ जो भी था माइनस टाउ बाई, सो इट इज माइनस टाउ बाई। अब ये कितना हो गया, टाउ अपॉन ई माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस म्यू इंटू टाउ अपॉन ई। टाउ बाई कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। 1 तो हमने यहां लिया है। अब ये देखिए, ये भी स्ट्रेन इन डायगोनल और ये भी जो हमने निकाला ये भी क्या है, स्ट्रेन अलोंग बीडी। तो ये दोनों क्या होने चाहिए भाई, बराबर होने चाहिए। फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि दोनों बीडी डायगोनल के अंदर का स्ट्रेन है तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। सो इट इज टाउ बाई 2g इज इक्वल टू टाउ अपॉन ई इंटू 1 प्लस टाउ और टाउ कैंसिल, दैट इज E is equal to 2g into 1 plus mu. This is the relationship between Young's modulus and shear modulus. क्लियर है, ध्यान दें ये थोड़ा टफ है, ठीक ना। लेकिन यदि आप 2 डायमेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन को समझते हैं, लीनियर और लेटरल स्ट्रेन को समझते हैं, तो यहां समस्या नहीं होगी। बशर्ते आपको यह समझना होगा कि जो शियर फोर्स लग रहा है ये है तो एक फोर्स, बट इसका नेचर ऐसा है कि एक डायरेक्शन में टेंसाइल की तरह काम कर रहा है और दूसरे डायरेक्शन में ये कॉम्प्रेसिव की तरह कार्य कर रहा है। बात समझ में आ रही है। चल अब हमें यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बीच रिलेशनशिप निकालना है। तो इसके लिए हमने 2 रिलेशन हमने पहले से डिराइव किया है, इसका यूज करेंगे। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ध्यान से देखें इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमें क्या दिखता है, इसमें यंग्स मॉडुलस है, शियर मॉडुलस है एंड बल्क। एक चीज है जो एडिशनल है और वो है पॉइजन रेशियो। तो यदि इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम यहां से म्यू को रिमूव कर दें तो हमें एक पर्टिकुलर रिलेशन मिल जाएगा जिसमें सिर्फ क्या होगा, ई, जी और के। ठीक है, तो चलिए काम ये करते हैं, यहां से म्यू की वैल्यू निकालते हैं और यहां पर क्या कर देंगे, रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा भाई हमें, E by 2g, E by 2g माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, ये इक्वेशन 1 से हमें मिल गया। अब म्यू की इस वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, 2 में ना, इन
putting value of mu in इक्वेशन 2। क्या मिल रहा है अभी हमें? E इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 और म्यू की वैल्यू यही आई है, E अपॉन 2g माइनस 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। E इज इक्वल टू 3k, ध्यान से देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कैंसिल, तो 1 माइनस ई बाई जी और माइनस माइनस प्लस 2, यही आएगा। और E इज इक्वल टू 3k इंटू ये कितना हो गया, 3 माइनस ई बाई जी। E इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दें 9k माइनस 3k E अपॉन जी। 9k इज इक्वल टू E और ये माइनस में इधर जाके प्लस 3k E अपॉन जी। ठीक है, अब देखें यहां 9k इज इक्वल टू, यहां से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, E 1 प्लस 3k अपॉन जी, यही आएगा ना। और 9k इज इक्वल टू E, एलसीएम हो गया जी प्लस 3k, इतना ही रहेगा ना। दैट इज E इज इक्वल टू, ध्यान दें जी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9k अपॉन 3k प्लस, this is the final relation between E, Z and